So in this lecture, we will discuss the Carnot theorem. In the previous lecture, we have discussed the Carnot engine and reverse Carnot engine based on the Carnot cycle. What is Carnot theorem? The statement is, it is theorem which states that of all heat engine working between same temperature limit, none has the efficiency greater than reversible engine, या reversible cycle efficiency. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द कार्नोट थ्योरम. स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जितने भी हीट इंजन हमारे सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में काम कर रहे हैं उनमें से किसी की इफिशियंसी सबसे ज़्यादा नहीं होगी सिवाय रिवर्सिबल साइकिल इफिशियंसी के या फिर रिवर्सिबल हीट इंजन. मीन्स अगर हमारे पास दो टेम्परेचर लिमिट हैं T1 और T2, दो रिजर्वायर हैं, एक हॉट रिजर्वायर है एट टेम्परेचर T1 और एक कोल्ड रिजर्वायर है एट टेम्परेचर T2. अब इन दो रिजर्वायर के बीच में हम चाहे कितने भी हीट इंजन वर्क करा लें, सपोज कि हमने 10 हीट इंजन इन दो थर्मल रिजर्वायर के बीच में लगा दिए हैं और उन 10 थर्मल रिजर्वायर में से सबसे ज़्यादा इफिशिएंसी उस हीट इंजन की होगी जो रिवर्सिबल हीट इंजन होगा. और अगर 10 में से 2 रिवर्सिबल हीट इंजन हैं तो उन दोनों की इफिशिएंसी सेम होगी. खैर वो अलग बात है, लेकिन इस थ्योरम के हिसाब से ये कह रहा है कि अगर दो सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में, ऐसा नहीं है कि 10 में से एक T1 T2 के बीच में वर्क कर रहा है, दूसरा T3 T4 के बीच में वर्क कर रहा है, चौथा T5 T6 के बीच में वर्क कर रहा है, उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते. तो कंडीशन ये है कि कितने भी हीट इंजन वर्क कर रहे हैं सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में, मतलब जो टेम्परेचर लिमिट्स हैं या फिर जो रिजर्वायर हैं वो सेम टेम्परेचर्स में हैं. हॉट टेम्परेचर सारे हीट इंजन्स के लिए T1 टेम्परेचर पे है और कोल्ड रिजर्वायर सारे हीट इंजन्स के लिए T2 टेम्परेचर पे है. तो इन T1 और T2 टेम्परेचर्स पे जो रिजर्वायर काम कर रहे हैं उसमें अगर हम 10 हीट इंजन लगाते हैं और 10 हीट इंजन में से सबसे ज़्यादा जो इफिशिएंसी होगी वो उस हीट इंजन की होगी जो रिवर्सिबल होगी. ठीक है, तो देयर में भी ऐसा नहीं है कि जो हम हीट इंजन वर्क कर रहे हैं बिटवीन टू टेम्परेचर लिमिट, जो हमने देखा कि टू टेम्परेचर लिमिट T1 से Q1 हीट एक्सट्रैक्ट करेगा एक हीट इंजन, W नेट वर्क ट्रांसफर करेगा और बाकी की जो बची हुई हीट है Q2 वो T2 टेम्परेचर को दे देगा. तो ये साइकिल में तो वर्क कर रहा है, बट जरूरी नहीं है कि वो साइकिल रिवर्सिबल होगी या इरिवर्सिबल होगी. लेकिन हाँ, अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि वो हीट इंजन कार्नोट हीट इंजन है तो कार्नोट लिखने का मतलब ही रिवर्सिबल है, क्योंकि कार्नोट साइकिल में सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं. तो सारे प्रोसेस रिवर्सिबल होने की वजह से अगर कहीं पे कार्नोट हीट इंजन मेंशन होता है तो उसका मतलब होता है रिवर्सिबल हीट इंजन. अगर कुछ नहीं मेंशन है उसका भी मतलब होता है रिवर्सिबल हीट इंजन. लेकिन अगर कुछ गिवन है कहीं पे कि ए इरिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट, तो सिर्फ वहीं पे हमें उस हीट इंजन को इरिवर्सिबल हीट इंजन कंसीडर करना है. तो समझ में आ गया कार्नोट थ्योरम क्या है कि अगर सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में जितने भी हीट इंजन वर्क कर रहे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो इफिशियंसी होगी वो रिवर्सिबल हीट इंजन की होगी. अगर दो टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में हीट इंजन्स काम कर रहे हैं तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो इफिशियंसी होगी वो किसकी होगी? रिवर्सिबल हीट इंजन की. तो जो इंजन रिवर्सिबल होगा उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी. दिस इज द कार्नोट थ्योरम. ठीक है, एक बात और जो कार्नोट थ्योरम के स्टेटमेंट में नहीं है वो भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि अगर उन 10 हीट इंजन में से दो रिवर्सिबल हीट इंजन है तो दोनों की एफिशिएंसी सेम होगी. उन 10 में से अगर 7 रिवर्सिबल हीट इंजन है तो सातों की एफिशिएंसी सेम होगी. लेकिन अगर 3 इरिवर्सिबल हैं 10 में से तो 7 की एफिशिएंसी सेम होगी और उन तीनों से ज्यादा होगी. ठीक है, तो ये भी एक स्टेटमेंट है, बट अकॉर्डिंग टू द कार्नोट थ्योरम का स्टेटमेंट सिर्फ यही बताता है कि दो टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में जितने भी हीट इंजन काम कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी होती है? जो रिवर्सिबल हीट इंजन होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोरोलरी ऑफ कार्नोट थ्योरम. कोरोलरी मतलब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इस कार्नोट थ्योरम के. देखिए क्या है, ऑल रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट्स हैव सेम एफिशिएंसी, जो मैं अभी बता रहा था. तो ये जो है कार्नोट थ्योरम के स्टेटमेंट में नहीं है, बट ये कार्नोट थ्योरम के
कोरोलरी में है, मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस में है। देखिए अगर हम कह रहे हैं, कार्नोट थ्योरम ये बोल रही है कि दो टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में जितने भी हीट इंजन वर्क कर रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी रिवर्सिबल हीट इंजन की होगी। तो अगर दो रिवर्सिबल हीट इंजन होंगे तो कार्नोट थ्योरम क्या बोलेगी, भाई कौन से, जब दो रिवर्सिबल हीट इंजन है तो कौन से रिवर्सिबल की ज़्यादा होगी, फिर ये कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसीलिए क्या है कि ये स्टेटमेंट देने की, ये स्टेटमेंट में लिखने की जरूरत नहीं होगी। अगर उसने ये बोला है कि सबसे ज्यादा एफिशिएंसी कार्नोट की होगी तो जितने सबसे ज्यादा एफिशिएंसी रिवर्सिबल की होगी तो जितने भी रिवर्सिबल होंगी सबकी ज्यादा होगी और सबकी बराबर होगी। ठीक है, तो ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस में अपने आप ऐड हो जाता है। तो ऑल रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट हैव सेम इफिशिएंसी, तो उन सारे की इफिशिएंसी सेम होगी। लेकिन जो बाकी के बचे हुए इरिवर्सिबल इंजन हैं उनमें जरूरी नहीं है कि उनकी इफिशिएंसी सेम हो, वो डिपेंड करता है कि साइकिल में रिवर्सिबिलिटी कितनी है। अगर रिवर्सिबिलिटी यानी कि फ्रिक्शन किसी में ज़्यादा है तो उसकी एफिशिएंसी कम होगी, किसी में जो है वो फ्रिक्शन कम है, इरिवर्सिबिलिटी कम है तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो सकती है। बट ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि वो रिवर्सिबल से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हाँ ये श्योर है कि रिवर्सिबल हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा होगी। दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या है, इफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए इफिशिएंसी में हमने क्या देखा, हम जब इफिशिएंसी को फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम इफिशिएंसी को कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, रिवर्सिबल के केस में इफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो Q2 मतलब टेम्परेचर, कितनी हीट हमने टेम्परेचर T2 को दी और कितनी T1 से ली। इसमें इस पूरी साइकिल में जो हमने कार्नोट हीट इंजन को भी देखा, कार्नोट हीट इंजन इज ए रिवर्सिबल हीट इंजन, तो ये बात हम सिर्फ रिवर्सिबल के लिए ही बोल रहे हैं। तो कार्नोट हीट इंजन में हमने सिर्फ ये देखा कि जो इफिशिएंसी है वो वर्किंग फ्लूइड पे डिपेंड ही नहीं कर रही। मतलब जो साइकिल हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में उसमें कहीं भी हमने ये डिस्कस नहीं किया कि वर्किंग फ्लूइड क्या होगा। तो वर्किंग फ्लूइड कुछ भी हो उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। वर्किंग फ्लूइड स्टीम हो सकती है, वर्किंग फ्लूइड एक आइडल गैस हो सकती है, वर्किंग फ्लूइड के एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकती है वर्किंग फ्लूइड, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रही है एफिशिएंसी। तो यहाँ पे जो बात है वो प्रैक्टिकलिटी की और थ्योरेटिकली की बात नहीं चल रही है, प्रैक्टिकल है या नहीं है वो बात नहीं चल रही है, पॉसिबल हो साइकिल या ना हो, लेकिन उसकी जो इफिशिएंसी है, अगर ऐसा कोई इंजन बनता है तो उसकी जो इफिशिएंसी होगी वो वर्किंग फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करेगी। साइकिल में चाहे वाटर सर्कुलेट कर रहा हो, चाहे स्टीम हो, चाहे आइडल गैस हो, उस पर डिपेंड नहीं करती है इफिशियंसी रिवर्सेबल साइकिल की। तो रिवर्सेबल साइकिल की इफिशियंसी जो होगी वो वर्किंग फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करेगी। वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर लिमिट्स पे डिपेंड करती है। इफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर ओनली। लो तीसरा जो इसका कॉन्सिक्वेंसेस है वो ये है कि इफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर लिमिट्स ओनली। देखिए अब हम क्या, ये कॉन्सिक्वेंसेस मतलब ये जो कोरोलरी है उसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्नोट थ्योरम का स्टेटमेंट है उसके साथ में ये तीन स्टूडेंट अपने आप ही अंडरस्टूड है, आपको ये समझ जाने पड़ेंगे, ये आपको कोई बताएगा नहीं। इस तरह से ये कोरोलरी का ये मतलब है। ठीक है, तो देखिए जब वो हम बात कर रहे हैं कि दो टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में जो हीट इंजन है, जो रिवर्सिबल हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, और पहले जो इसका कॉन्सिक्वेंस है उसमें ये आ गया कि जितने भी रिवर्सिबल हीट इंजन है सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में उनकी जो एफिशिएंसी है वो सेम होगी। तो हमें सिर्फ इसमें क्या नोन है, सिर्फ टेम्परेचर लिमिट से तो नोन है कि अगर चार हीट इंजन T1 और T2 के बीच में काम कर रहे हैं तो नोन क्या है, T1 हाई टेम्परेचर, T2 लो टेम्परेचर। अब T1 से कितनी हीट कौन सा इंजन एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन बिना उसको पता किए भी हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उन सबकी एफिशिएंसी सेम होगी, और उन सब में कॉमन क्या है, सेम क्या है, टेम्परेचर लिमिट। इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्सिबल हीट इंजन की जो इफिशिएंसी है वो सिर्फ टेम्परेचर लिमिट्स पे ही डिपेंड करती है। T1 से कौन सा इंजन कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करेगा उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो यहाँ पे जो इफिशिएंसी है वो सिर्फ टेम्परेचर लिमिट्स पे ही डिपेंड करती है, और इसको हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल को समझेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये जो कार्नोट थ्योरम है वो समझ में आ गई। कार्नोट थ्योरम की तीन कोरोलरी है। तीन कोरोलरी ये बोलती हैं कि जो जितने भी रिवर्सिबल हीट इंजन है सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में उनकी एफिशिएंसी सेम होगी। एफिशिएंसी जो है वो रिवर्सिबल साइकिल की वर्किंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी, वो सिर्फ डिपेंड करेगी टेम्परेचर लिमिट्स के ऊपर। ठीक है, तो दैट इज द कंप्लीट कार्नोट थ्योरम एंड इट्स कोरोलरी
तो नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। देखिए थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल क्या होता है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल में का स्टेटमेंट ये होता है कि फॉर ए रिवर्सिबल साइकिल इफिशिएंसी इज द फंक्शन ऑफ, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल क्या होता है कि इसको हम प्रूफ करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल होता है कि दो रिवर्सिबल हीट इंजन्स के लिए या फिर दो रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 होता है। अभी कैसे होता है देखिए, इसको देखते हैं। ये सिर्फ रिवर्सिबल के लिए है। तो रिवर्सिबल इंजन जो है कोई, उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। और अभी हमने कार्नोट थ्योरम में देखा कि इट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। टेम्परेचर क्या है T1 और T2, ठीक है। ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो रिवर्सिबल हीट इंजन है वो दो थर्मल रिजर्वायर के बीच में काम कर रहा है, विच इज वन रिजर्वायर हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर इज एट T1 एंड कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर इज एट T2, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कार्नोट थ्योरम द इफिशियंसी ऑफ ए रिवर्सिबल, ये कैसा है रिवर्सिबल है। तो इफिशियंसी ऑफ ए रिवर्सिबल हीट इंजन 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 भी है, ये भी है, और कार्नोट थ्योरम के हिसाब से इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर भी है। इसका मतलब 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज ए फंक्शन ऑफ T1 एंड T2। अब इसमें से अगर हम 1 को हटा दें तो इसका मतलब क्या है कि Q1 अपॉन Q2 या Q2 अपॉन Q1 इज ए फंक्शन ऑफ T1 एंड T2। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 था, तो 1 का तो कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ क्या कर सकता है कि फंक्शन को चेंज कर सकता है, लेकिन फंक्शन रहेगा तो टेम्परेचर का ही ना। फंक्शन को चेंज कर सकता है। यहाँ पे हमने इसलिए फंक्शन को f से डिनोट किया है और यहाँ पे इसलिए हमने इसको फाई से डिनोट किया है। मींस Q1 और Q2 जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड, Q1 अपॉन Q2 जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करने से हो सकता है कि उसकी जो वैल्यू है वो 0.6 आ रही है, तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू 0.4 हो जाएगी 0.6 से। तो क्या हो गया कि फंक्शन से वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन फंक्शन रहेगा तो T1 और T2 का ही ना। तो इसलिए हमने फंक्शन को चेंज किया, लेकिन उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो T1 और T2 ही रहेंगे। तो अगर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 एक फंक्शन है T1 और T2 का, ये फंक्शन को f से डिनोट कर रहे हैं, तो Q1 अपॉन Q2, 1 माइनस को हटा दिया यहाँ से और इसको रिवर्स भी कर दिया। Q2 अपॉन Q1 था यहाँ पे, इसको हमने Q1 अपॉन Q2 ले लिया, तो Q1 अपॉन Q2 हो गया एक फंक्शन T1 और T2 का, ठीक है। उसी तरीके से अगर Q1 और Q2 T1 T2 का फंक्शन है, अगर Q1 हीट ट्रांसफर है T1 टेम्परेचर से, Q2 हीट ट्रांसफर है T2 टेम्परेचर से, और Q1 अपॉन Q2 फंक्शन है T1 T2 का, तो उसी तरह से Q2 अपॉन Q3 फंक्शन हो जाएगा T2 T3 का, जहां पे Q2 हीट ट्रांसफर होगा T2 टेम्परेचर से और Q3 हीट ट्रांसफर होगा T3 टेम्परेचर से, ठीक है। इसी तरीके से अगर Q1 और Q3 लें तो Q1 हो जाएगा T1 से और Q3 हो जाएगा T3 से। तो इस तरीके से कोई भी कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं कि अगर Q1 और Q2 हीट ट्रांसफर है T1 T2 से, तो इट इज अ फंक्शन ऑफ T1 एंड T2। अगर T2 और T3 टेम्परेचर से Q2 और Q3 हीट ट्रांसफर है तो इट इज अ फंक्शन ऑफ T2 एंड T3, ठीक है। उसी तरीके से T1 एंड T3। तो हमने क्या लिखा, देखिए Q1 अपॉन Q2 को ऊपर भी Q3 से डिवाइड कर दिया और नीचे भी Q3 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, ऊपर वाला हो गया Q1 अपॉन Q3 और नीचे वाला हो गया Q2 अपॉन Q3। नाउ देखिए यहाँ पे ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि Q1 इज ए फंक्शन ऑफ T1 या Q2 इज ए फंक्शन ऑफ T2, ये कंबाइंड लिखा है। और वो कॉम्बिनेशन भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, प्लस में नहीं है, माइनस में नहीं है, सिर्फ किसके लिए है, डिवाइड के लिए है। तो जहां पे इनका डिवाइड हो रहा होगा उसी को हम लिख सकते हैं इट इज ए फंक्शन ऑफ T1 एंड T2, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, Q1 को भी Q3 से डिवाइड कर दिया और Q2 को भी Q3 से डिवाइड कर दिया। तो Q1 अपॉन Q3 डिवाइडेड बाई Q2 अपॉन Q3। नाउ Q1 अपॉन Q3 इज ए फंक्शन ऑफ T1 एंड T3 एंड Q2 अपॉन Q3 इज ए फंक्शन ऑफ T2 अपॉन T3। और फंक्शन भी सेम है, देखिए ये भी 5 फंक्शन है, ये भी 5 फंक्शन है। इसका मतलब कि Q1 और Q2 जो है वो तो हमने डायरेक्टली अलग अलग लिखा था जब फंक्शन ऑफ T1 एंड T2, तो अब हमने यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए T3 और T3 दोनों में T3 है, तो यहाँ से T3 हट सकता है। इसका मतलब Q1 अपॉन Q2 जो हमने यहाँ पे देखा था इसे फंक्शन ऑफ T1 और T2, तो वो जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, ये दोनों डिवाइड में है, ये हमने यहाँ से
प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए फंक्शन ऑफ t1 डिवाइडेड बाय ए फंक्शन ऑफ t2। मतलब फंक्शन तो है, लेकिन उस फंक्शन में और थोड़ी सी हम क्लियरिटी ले आए कि t1 और t2 का फंक्शन हमें पता था, लेकिन अब हमें ये भी पता लग गया कि q1 और q2 जो हैं वो फंक्शन है ए फंक्शन ऑफ t1 डिवाइडेड बाय ए फंक्शन ऑफ t2। ठीक है, तो इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है कि q1 अपॉन q2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2 है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। से फंक्शन था, तो जो भी फंक्शन में यहाँ पे आ रहा होगा, सपोज यहाँ पे अगर 0.4 से मल्टीप्लाई होगी तो नीचे भी 0.4 से हो रही होगी, यहाँ पे अगर x से मल्टीप्लाई होगी तो नीचे भी x से होगी, ऊपर अगर d से मल्टीप्लाई होगी तो नीचे भी d से हो रही होगी। तो जो भी फंक्शन रहा होगा वो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, ऊपर t1 और नीचे t2। ठीक है, इसलिए q1 अपॉन q2 क्या हो जाएगा, t1 अपॉन t2 के बराबर हो जाएगा। एंड दिस इज ओनली फॉर रिवर्सिबल। ठीक है, दिस इज द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। दिस इज ए वेरी फेमस वर्ड, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। एंड थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल इज q1 अपॉन q2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2। ठीक है, तो दिस इज द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। आपने टेम्परेचर वाले चैप्टर में एक और टेम्परेचर स्केल्स पढ़े थे जिनको हम बोलते हैं सेल्सियस स्केल, ठीक है, डिग्री सेल्सियस स्केल, फॉरेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। तो वो जो स्केल है वो टेम्परेचर स्केल वो अलग स्केल है, वो टेम्परेचर की डेफिनेशन को बताते हैं, टेम्परेचर के मेजरमेंट को बताते हैं। देखिए, दिस इज द डिफरेंट, दिस इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल इज फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस q1 अपॉन q2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2। तो अब हम देखते हैं कि इस थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल को हम कैसे यूज करते हैं, q1 अपॉन q2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2 को कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से वापस लौटते हैं कार्नोट हीट इंजन पे, और कार्नोट हीट इंजन इज ए रिवर्सिबल हीट इंजन। ठीक है, तो कार्नोट हीट इंजन पे वापस से लौटते हैं। तो अगर हमारे पास कोई कार्नोट हीट इंजन है या कोई और रिवर्सिबल हीट इंजन है, उसकी इफिशियंसी क्या होती है, डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू1। डब्ल्यू नेट इज क्यू1 माइनस क्यू2 अपॉन क्यू1, ये हो जाता है 1 माइनस क्यू2 अपॉन क्यू1 एंड क्यू2 अपॉन क्यू1 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1। तो फिर इफिशियंसी कितनी होगी इसकी, 1 माइनस t2 अपॉन t1। ठीक है, तो जो हमने अभी देखा था कोरोलरी ऑफ कार्नोट थ्योरम के हिसाब से, क्या देखा था, द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट या रिवर्सिबल हीट इंजन इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द टेम्परेचर लिमिट्स। तो देखिए, अगर कोई रिवर्सिबल हीट इंजन है तो उसके लिए हमें ये जरूरी नहीं पता करना कि Q2 कितना है, Q1 कितना है, W नेट कितना है, जरूरत ही नहीं है। अगर हमें ये पता है कि एक रिवर्सिबल हीट इंजन है जो कि T1 और T2 टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में काम कर रहा है, तो जो T1 और T2 में से कम टेम्परेचर होगा वो ऊपर आ जाएगा, जो ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो नीचे आ जाएगा। तो मैक इसकी जो इफिशियंसी है वो हो जाएगी 1 माइनस, इसकी इफिशियंसी को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं ताकि उसमें कंफ्यूजन ना हो। इसकी जो इफिशियंसी है हो जाती है 1 माइनस TL अपॉन TH। T2 और T1 ना लिख के उसको TL और TH लिख देते हैं, जिसमें TL क्या होता है, लो टेम्परेचर, और TH क्या होता है, हाई टेम्परेचर। तो कभी भी इसमें गलती होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन क्या हो जाएगी, 1 माइनस TL अपॉन TH या T2 अपॉन T1। ठीक है, तो T2 अपॉन T1 तो प्रोसेस के हिसाब से लिखेंगे, जरूरी नहीं है कि T2 और T1 ही हो प्रोसेस। ठीक है, हो सकता है यहाँ 3 हो और यहाँ 1 हो, तो 1 माइनस T3 अपॉन T हो जाएगा, T1 हो जाएगा। हो सकता है यहाँ 4 हो, यहाँ 2 हो, तो T4 अपॉन T2 हो जाएगा। लेकिन ये जो है वो यूनिवर्सल रहेगा, इफिशियंसी इज 1 माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर, 1 माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर। तो लोअर जहाँ पे भी है और हायर जहाँ पे भी है उनको ढूंढ लो बस। तो रिवर्सिबल हीट इंजन की जो इफिशियंसी है वो कितनी हो जाएगी, 1 माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर। अब देखिए, यहाँ पे जो इफिशियंसी है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, आपको अगर कोई इंजन दिया जाता है और आपसे बोला जाता है कि T1 टेम्परेचर है सपोज 600 डिग्री सेल्सियस, और उसमें से हीट जो वो ले रहा है वो है हमारी 300 किलो जूल। उसके बाद वो एक लोअर टेम्परेचर जो है वो है सपोज 200 डिग्री सेल्सियस पे, उसको हीट ट्रांसफर कर रहा है, और हीट ट्रांसफर कर रहा है सपोज 50 किलो जूल।
तो आपसे बोला जाता है कि इसकी इफिशिएंसी बताइए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इफिशिएंसी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 से फाइंड आउट करूं मैं, या फिर 1 माइनस TL अपॉन TH से फाइंड आउट करूं, क्योंकि उसमें टेम्परेचर भी गिवन है और उसमें हीट ट्रांसफर भी गिवन है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि जो इफिशिएंसी है वो किससे निकालूं, जबकि उसमें कुछ गिवन नहीं है कि वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। देखिए तो अब क्या होगा, आप जो इफिशिएंसी है, अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर आप इफिशिएंसी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 से ही निकालें, क्योंकि ऐसे केसेस में 90% जो इंजन है वो इरिवर्सिबल होगा अगर वो दोनों कंडीशन देगा, और वो मेंशन नहीं करेगा उसमें कि वो इरिवर्सिबल है। तो होगा क्या कि आप सोचोगे कि यार टेम्परेचर से निकालना आसान है, तो हम टेम्परेचर से निकाल लेते हैं, लेकिन वो इंजन रहा होगा इरिवर्सिबल। अगर वो इंजन इरिवर्सिबल रहा होगा तो 1 माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर से जो इफिशिएंसी आएगी वो ज़्यादा आ जाएगी। और अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 से भी निकालें और 1 माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर से भी निकालें। और आप देखें कि अगर वो इफिशिएंसी सेम आ रही है तो इसका मतलब कि वो जो इंजन है वो कैसा इंजन है, रिवर्सिबल है। क्योंकि अगर Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 या लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर होगा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल से, तो ये तभी पॉसिबल है जब वो रिवर्सिबल होगा। इसका मतलब दोनों से जो इफिशिएंसी है वो सेम आनी चाहिए। तो अगर सेम आ रही है तो रिवर्सिबल होगा, अगर सेम नहीं आ रही है तो 100%, 100 नहीं 200% जो इफिशिएंसी आप 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 से निकालेंगे वो कम आएगी, और जो इफिशिएंसी आप 1 माइनस TL अपॉन TH से निकालेंगे वो इफिशिएंसी ज़्यादा आएगी 200%, क्योंकि रिवर्सिबल से ज़्यादा इफिशिएंसी इरिवर्सिबल की हो नहीं सकती, वो हमेशा कम ही रहेगी। बराबर भी वो तभी हो सकती है जब वो रिवर्सिबल होंगे तो। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई केस आपका फंसता है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 से इफिशिएंसी निकालेंगे, वो होगी सही होगी। क्योंकि अगर रिवर्सिबल होगा तो वो इसके बराबर आ जाएगी तो भी सही है, और अगर इरिवर्सिबल होगा तो इससे कम आएगी वैल्यू और वो भी सही है क्योंकि वो इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो जो इफिशिएंसी है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 से भी निकाल सकते हैं, 1 माइनस TL अपॉन TH से भी निकाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन के इंजन कैसा है। अगर आपका जो है रिवर्सिबल है तो दोनों से सेम आएगी, और अगर इरिवर्सिबल है तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 से जो इफिशिएंसी आएगी वो कम आएगी। ठीक है, उसी तरीके से आते हैं हम COP पे। COP और फिर रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर की जो COP है वो कितनी होती है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन। डिजायर्ड इफेक्ट कितना होता है रेफ्रिजरेटर में, लोअर टेम्परेचर। डिजायर्ड क्या है, लोअर टेम्परेचर। रेफ्रिजरेटर में आपको लो टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो लो टेम्परेचर से जो हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं वो कितनी होती है, Q2। तो COP फॉर रेफ्रिजरेटर कितनी हो जाएगी, Q2 अपॉन W। W इज W नेट, दिस इज W नेट कितना। ठीक है, तो W नेट इज Q1 अपॉन Q2। अब देखिए इसको हम डायरेक्टली T2 अपॉन T1 माइनस T2 लिख दिए। आपको कंफ्यूजन हो जाएगा शायद से कि ये डायरेक्टली कैसे आएगा, तो कैसे आएगा, Q2 को डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम Q2 को डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन Q1 अपॉन Q2 माइनस, अब इसको करेंगे डिवाइड Q2 अपॉन Q2 तो ये हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे जो ये Q1 अपॉन Q2 है इसकी जगह पे तो हम T1 अपॉन T2 लिख सकते हैं ना, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 1 माइनस T1 अपॉन T2 माइनस 1। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, T2, नीचे बचेगा T1 माइनस T2 और ऊपर आ जाएगा T2, तो ये आ गया ना T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो रेफ्रिजरेटर, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर की जो COP होगी वो कितनी हो जाएगी, T2 अपॉन T1 माइनस T2। अब यहाँ पे भी वही सेम केस है इंजन के लिए। अगर उसने टेम्परेचर भी दे दिया और हीट ट्रांसफर भी दे दिया तो COP किससे निकालेंगे, तब भी आप कोशिश करेंगे ऐसे केस में जहाँ पे टेम्परेचर भी दिया है और हीट ट्रांसफर भी दिया है, उस केस में आप ये कोशिश करेंगे कि जो COP है वो हीट ट्रांसफर से ही निकाले, क्योंकि अगर रिवर्सिबल होगा तो ये इसके बराबर आ जाएगी तब भी सही है, इरिवर्सिबल होगा तो ये इससे कम आएगी तब भी सही है। ठीक है, नाउ रिवर्सिबल हीट पंप। रिवर्सिबल हीट पंप की जो COP है उसको कैसे निकालेंगे, देखिए डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन।
डिजायर्ड इफेक्ट पंप के लिए कितना हो जाएगा Q1. Q1 इज द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हायर टेम्परेचर, हीट डिलीवर्ड टू द हायर टेम्परेचर. तो हीट पंप के लिए क्या क्या हमारा डिजायर्ड होता है, हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है. तो हाई टेम्परेचर को कितनी हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, Q1, दैट इज द डिजायर्ड. तो ये हो जाता है W नेट. W नेट क्या होता है, Q1 माइनस Q2. तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम पहले की तरह Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 की जगह पे T1 अपॉन T1 माइनस T2 को पुट कर देंगे. तो जो COP है मैक्सिमम COP हो जाएगी ये, क्योंकि ये किसकी है, रिवर्सिबल हीट पंप की है. तो COP ऑफ रिवर्सिबल, देखिए रिवर्सिबल यहाँ लिखा हुआ है, और P मतलब पंप, और जो रिवर्सिबल की है वो कितनी होगी, मैक्सिमम होगी. तो वो कितनी आ जाएगी, T1 अपॉन T1 माइनस T2. ठीक है, T1 अपॉन T1 माइनस T2 ये मैक्सिमम होगी. यहाँ से जो निकालेंगे वो अगर रिवर्सिबल होगा तो इसके बराबर ही आएगी, इरिवर्सिबल होगा तो इससे कम आएगी. ठीक है, तो दैट इज द एफिशिएंसी एंड COP ऑफ द हीट इंजन, हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर. ठीक है, अब देखिए ये जो एफिशिएंसी है वो किसकी निकाली, पंप की. तो इसमें अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे माइनस T2 करके प्लस T2 कर देता हूँ, इसमें ऊपर में न्यूमरेटर में T2 को ऐड कर लिया और T2 को सब्ट्रैक्ट कर लिया. तो ये वाली जो टर्म है T1 माइनस T2 अपॉन T1 माइनस T2, तो ये तो हो गई 1, और प्लस ये वाली जो टर्म है T2 अपॉन T1 माइनस T2 ये होगी COP ऑफ रेफ्रिजरेटर. इसका मतलब COP ऑफ पंप इज इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1 होती है. ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं. कई बार क्या होता है क्वेश्चन में जो बोलता है कि रिवर्सिबल हीट इंजन रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर की जो COP है वो 3 है, तो बताओ पंप की कितनी, तो कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 4, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगी. तो इसको भी है, इस रिलेशन को भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इसलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट.